शादी की पहली रात थी। दुल्हन बनी मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसी रात मेरी सास रोते हुए आई और बोली कि तुम विधवा हो गई हो, तेरा पति मर गया है, तू मनहूस है। उसकी बात सुनते ही मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरे ससुराल में रिवाज था कि चाहे 1 घंटा के लिए दुल्हन क्यों न बनी हो, पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनकर रहना पड़ता है। मैं विधवा बनकर जी रही थी कि अचानक से मैं पेट से हो गई। सब मुझे बुरा भला कहने लगे। जब मेरा यह गुनाह किसने किया है, यह जानने के लिए जब मेरा चेकअप किया गया तो सबके होश उड़ गए थे। मेरा नाम पूनम है। मैं अपनी खिड़की में खड़ी अपनी हसीन यादों को सोच रही थी कि कैसे मेरी किस्मत ने मुझे वहाँ से निकाल कर एक ऐसी जगह में खड़ा कर दिया था जहाँ फिर एक नई रात आ गई थी। दुख भरी रात जो कयामत की तरह लगता है। मैं अपने लिए सिर्फ सब्र मांग रही थी। हे भगवान, आप मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, मेरी मदद कर। मैं अभी अपने सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खुला तो रोज की तरह ससुर हाथ में एक गर्म दूध का गिलास लेकर खड़े थे। मैंने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं पापा, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मेरे कहने पर ससुर ने कहा, नहीं बेटे, यह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे फौरन पी लो। मैंने उनसे दूध का गिलास लेकर पी लिया। मुझे उसकी हमदर्दी से डर लगता था। पता नहीं यह हमदर्द क्या रंग दिखाने वाली थी। नहीं मालूम कि वह मेरे साथ इतना हमदर्दी क्यों दिखाते थे। एक तरफ घर का यह माहौल और दूसरी तरफ ये। दूध पीती ही मैं गहरी नींद में सो जाती थी। ऐसे जुल्म के माहौल में मुझे मेरे ससुर की यह हमदर्दी खटकती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको क्या नाम दूं। जैसे सुबह मेरी नींद खुलती वैसे ही मेरे काम शुरू हो जाते थे। घर की तमाम काम और जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मेरी सास और मेरी एक मुँह बोली ननद जो मेरी सास की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी, मुझे सुकून का एक लम्हा भी चैन से नहीं रहने देती थी। दुनिया का कौन सा जुल्म था जो मुझ पर ना आजमाया हो। कभी पूरे पूरे दिन भूखा रखती तो कभी तरह तरह के काम निकलवाती, जिसको करने के बाद किसी काम को करने का हौसला नहीं बचता था। टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी थी। मेरी ही बदकिस्मती की वजह से हंसता मुस्कुराता परिवार शोक में चला गया था। लेकिन मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि मैं ये सब चीज़ नहीं चाहती थी। भला मैं अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों क्यों उजाड़ती। लेकिन मेरी बात समझता कौन। यहाँ तो सभी मुझे आज मनहूस कह रहे हैं। आज तो हद हो गई थी। मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया गया था, कुछ खाने की इजाज़त भी नहीं थी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाऊं, शायद सुकून मिल जाए। यह सोचकर मैं अपने कमरे में चली गई। अभी मैं बेड पर लेटी ही थी कि शाम की खाने को थोड़ी सी देर हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठी और भाग कर बाहर आ गई। मेरी मुँह बोली ननंद, जिसका नाम सविता था, मेरी सास के साथ बाहर बैठी थी। मैंने देरी के लिए उनसे माफ़ी मांगी, मगर मुझ पर उन लोगों को रहम ही नहीं आया। फिर आखिरकार उन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी वही किया जो वो लोग चाहते थे। वो लोग मुझे लेकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब मेरा ठिकाना स्टोर रूम ही था। कबाड़ की मौजूदगी में बस इतनी सी जगह थी कि मैं एक चारपाई बिछाकर सो पाऊँ। मैं अपनी किस्मत पर शायद यह भी मैं बर्दाश्त कर रही थी। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। मुझ पर कयामत ही कयामत आ गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी सास तो मेरा इलाज भी करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन सविता ने समझाया कि अगर मर वर गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अपनी इज्जत की खातिर सविता और मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर आई थी। फिर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। इसके बाद डॉक्टर ने जो बात कही, मेरे साथ साथ मेरी सास भी हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा,
आपकी बहू पेट से है। मेरी सास ने हैरानी से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप यह क्या कह रही हैं? मेरी बहू पेट से कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बोली, मैं तो वही बता रही हूँ जो रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बहू पेट से है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? एक तो मैं पहले ही लोगों के जुल्म का शिकार थी, अब यह हो गया। यही सोच रही थी कि मुझे चक्कर आने लगी थी। मेरी सास जल्दी से मेरी तरफ आई और शोर मचाने लगी, छोड़ो इसको, मर जाने दो। ऐसे लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है। कौन सी गुनाह की सजा दे रही है? जब से हमारे घर में आई हुई है अपनी मनहूसियत फैला रही है। अब यह सब करने के बाद ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अब तो कयामत आकर रहेगी। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? सारी दुनिया हम पर थू थू करेगी, हमारी इज्जत डुबाकर रख दी, मनहूस कहेगी। मैं खामोश थी। फिर सविता बोली, इस तरह रोने से क्या फ़ायदा? चलो इसे अभी घर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। यहाँ तमाशा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग मुझे घर ले आए। स्टोर रूम में करवटें बदलते बदलते मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से रात गुजारने का इंतजार कर रही थी कि फिर अचानक से दरवाजे पर वही दस्तक हुई। मैं बहुत हैरान थी और मैं उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा ससुर हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़े थे। आप अपने हिस्से का दूध मुझे क्यों दे जाते हैं? अगर किसी को पता चल गया या किसी ने देख लिया तो सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मुझे उससे बहुत डर लगता था। ससुर ने कहा, तुम जल्दी से ये दूध पी लो, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, इससे पहले कि सब जाग जाएं। तुम ये दूध फौरन पी लो। ना जाने ऐसा क्यों होता था कि मैं जैसे ही दूध पीती मुझे फौरन नींद आ जाती थी। सुबह सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे पेट से होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। सब लोगों ने मुझसे दूरियां बढ़ा दी थी। मुझे सब लोगों से दूर रहने को कहा था, जैसे कि मैं एक कोढ़ बीमारी की मरीज हूँ। अब तो मेरी बात पंचायत तक पहुँच गई थी। मैं बस ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मैंने तो ऐसी कोई गुनाह नहीं किया। आप तो ज्ञानदाता हैं, आप तो मेरी सच्चाई जानते हैं, फिर चुप क्यों है भगवान? आपके सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। आप ही मेरी मदद कीजिए, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। अभी मैं दुआ मांग रही थी कि सविता दहाड़ते हुए आई और मेरा बाल पकड़कर उठाया। रानी साहिबा, आराम कर रही है, काम तेरा बाप का नौकर करेगा। चलो बहुत कर ले आराम, घर का काम कर, खाना बना। इतने सारे लोग हैं, तुझे कुछ एहसास भी है? अब तेरा किस्सा ख़त्म होगा, देखना अब तेरे साथ क्या होता है। वह मेरे लिए जहर उगल रही थी और मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी। अब तो मेरी जान निकल रही थी। बीमारी, कमजोरी और उस पर भी यह ऐसी रिपोर्ट कि मैं क्या क्या बर्दाश्त करती। मेरी सास मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। जब भी मुझे देखती मुझे कोसती, ताने देती और गाली देने में मशहूर थी। मैं तो उसके सामने भी आने के लिए कतराने लगी थी। जब मेरी बात पंचायत में पहुंची तो मेरे किस्मत का फैसला भी वही होने वाला था। मैं जानती थी कि फैसला क्या होगा। मैं कोई गुनाह नहीं किया, मगर इस वक्त मेरी कौन विश्वास करता? मेरे पास सबूत था, ना ही गवाह, तो फैसला तो मेरे खिलाफ ही जाना था। मेरे पति ने मुझे जालिम दुनिया में लड़ने के लिए तन्हा अकेला छोड़कर चला गया था। मैं तो मेरे पति से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो इस दुनिया से जा चुका था। कौन था मेरा सगा जो मेरी बात सुनता और मेरा यकीन करता, सिवाय ऊपर वाले के? मैं रो रो कर दुआएं मांगती थी और आज पंचायत का फैसला भी हो ही गया। पंचायत के कानून के मुताबिक मुझे फांसी देने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ ही ऊपर वाले ने
उनके दिलों में मेरे लिए एक रहम डाल दिया था कि ये लड़की अकेली गुनाहगार नहीं होगी। इसके साथ जो गुनाह किया है उसे भी ढूंढकर उनको भी मौत की सज़ा दिया जाए। इसके पहले इसकी मेडिकल जांच कराई जाए ताकि पता चले कि यह बच्चा किसका है, और जो लोग शक के दायरे में आते हैं उनकी भी मेडिकल जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल की जांच किसी अनजान जगह से कराई जाए ताकि सच सबके सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, जैसा कि सब जानते हैं। इस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसके साथ कुछ भी गलत हो। हम नहीं चाहते कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा मिले, नहीं तो ऊपर वाले को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। फैसले का पहला हिस्सा सुनने के जहां मुझे बहुत दुख हुआ, वहीं फैसले के दूसरे हिस्से में मुझे उम्मीद की किरण नजर आई कि यकीनन अब सच सामने आ जाएगा और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैं एक बार फिर अपनी सास के पास गई और रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। मेरी सास भी मुझे मिलने वाली सज़ा पर थोड़ी परेशान भी थी। कुछ भी था, आखिर में उसके बेटे की मोहब्बत थी। उनका बेटा बड़ी चाहत से मुझसे शादी करके लाया था। उसने मुझे गले लगा लिया। शायद उनका दिल थोड़ा पसीज गया था। कल मुझे मेडिकल जांच के लिए जाना था, यानी कि मेरी कल जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। मैं अपने सास के साथ मेडिकल जांच कराने के लिए अस्पताल गई। मुझे यकीन था कि यह जांच मुझे रुसवा होने नहीं देगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगा। मेरा रोम रोम दुआएं कर रहा था। ऐसी मौत मैं नहीं चाहती थी। कुछ पंचायत के लोग भी हमारे साथ आए थे ताकि यह सच सबके सामने आ सके। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब मुझे लेकर रिपोर्ट के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने बताया, आपकी बहू पेट से तो क्या, इसे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। यह तो बिल्कुल कुंवारी है। यह सुनकर मैं तो एकदम से चौंक गई, मगर मेरी सास यह बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मगर वो रिपोर्ट क्या थी? वह झूठी रिपोर्ट थी। यह सच्ची रिपोर्ट है, चाहे आप किसी भी अदालत में लेकर चले जाएं। पंचायत के लोग अलग से मेरी सास पर गुस्सा होने लगे। अगर हम तुम्हारी बात पर यकीन करके इसे सजा दिला देते तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तुम झूठी रिपोर्ट दिखाकर हमसे इसे सजा दिलवाना चाहती थी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो तो घबराई हुई थी और चुपचाप बैठी हुई थी और बहुत रोने लगी। फिर मैंने उसे उठाया। वह मेरी मोहब्बत की माँ थी। चल मम्मी, घर चले। मेरी सास ने शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने की काबिल नहीं हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई झूठी रिपोर्ट क्यों देगा। पंचायत के लोगों ने कहा, उस डॉक्टर को भी इस मीटिंग में शामिल किया जाए जिसने झूठी रिपोर्ट दी। जब हम दोनों पंचायत के लोगों के साथ घर पहुँचे, घर का सारा बरामदा खाली पड़ा हुआ था। पंचायत के लोगों के साथ हम सब कमरे की तरफ जाने लगे। सविता के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरे ससुर को कुर्सी में बिठाकर रस्सियों से उसे बांध के रखी थी। कौन बताएगा सच? अगर मैं आपको जिंदा रहने दूंगी तब ना, मार दूंगी, मैं आपको मार दूंगी, जैसे मैंने विशाल को मारा। जहर तो मैंने उस नागिन के लिए मिलाया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। जब वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी और विशाल उसके लिए बड़े प्यार से दूध लेकर जा रहा था कि अचानक से उसका कॉल आया और वो दूध का गिलास वहीं किचन में रखकर बाहर गया, तो मैंने उसमें जहर मिला दिया। बाद में विशाल उस दूध को खुद पी लिया। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो चक्कर आ गई और वह गिर कर मर गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी चीखें रोक रखी थी और अपने सास की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। विशाल मेरा नहीं हो सका तो उसका भी नहीं हुआ। वो पागलों की तरह हंसी जा रही थी। उसने कहा,
वह प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट मैंने ही डॉक्टर को पैसे देकर बनवाई थी। वो मुझे घर में चलती फिरती बुरी लगने लगी थी। मैंने आपको देखा था कि आप चुपके चुपके रात में उसको अपने हिस्से का दूध दिया करते थे। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही थी उससे। मुझे पता चल गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे थे, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं है। जबकि मैंने सोच लिया था कि उसे मरवाकर आपको भी बेबस कर दूंगी, और ये पंचायत के फैसले ने गड़बड़ कर दी। खैर, मुझ तक तो वो लोग फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं आपको भी मार दूंगी। और डॉक्टर, उसने तो सारी रिपोर्ट किसी और से बनवाई थी। तभी पंचायत के लोगों ने कमरे में दाखिल होते हुए बोले, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि ऊपर वाला किसी के साथ बुरा नहीं करता, और उसके आगे हम इंसानों की क्या औकात है। देखो, उसने खुद तुम्हारे मुंह से सच उगलवा दिया, ये पंचायत के सामने, जहां गवाह भी है और सबूत भी और सजा देने का अधिकार भी। ये मेडिकल जांच ने तो सब पोल खोल दिया। अचानक से ऐसी बात पर वह तो मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। मेरी सास ये बातें सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसे जोरदार तमाचा मारकर कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर माना, कभी पराई नहीं समझा। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन जब विशाल को ही तुम पसंद नहीं थी तो मैं क्या कर सकती थी। अरे, शादी ब्याह तो किस्मत का खेल है, या तो ऊपर वाला तय करता है। वो नहीं था तुम्हारी किस्मत में, तूने तो उसको ही मार डाला। मुझे भड़काकर मेरी बहू पर कितना जुल्म करवाया। मैं इसका सामना कैसे करूंगी, जिसे मेरे बेटे ने इतना चाहा। हे भगवान, मेरा बेटा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। यह तुमने क्या किया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। और वह रोते रोते बेहोश हो गई। अपनों के दिए घाव बहुत तकलीफ देते हैं। पंचायत के लोग सविता को अपने साथ लेकर चले गए थे सजा देने के लिए। मेरे ससुर मेरे पास आए और सर पर हाथ रखकर कहा, बहू, अपनी माँ को माफ़ कर देना, यह दिल की बुरी नहीं है, इसलिए सब जानबूझकर नहीं किया, इसे तो करवाया गया था। मैंने सोचा कि माफ़ करना इतना आसान है क्या। फिर ख्याल आया, यह मेरी मोहब्बत के माँ बाप हैं, तो मैं उनसे कैसे नफरत करती। विशाल मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। विशाल ने हम दोनों की शादी के लिए घर वालों को बहुत मनाया था, तब कहीं जाकर हमारी शादी हुई थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब मैं बाहर जाकर खुद अपने लिए नौकरी करती हूँ। आज मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ और मेरे जैसे जुल्म सहने वाली औरतों को उनके हक के लिए उनसे लड़ना सिखाती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।